बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद। और आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 20। ये चैप्टर नंबर 13 है और आज हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 3 प्रॉब्लम्स, और आज के लेक्चर में मज़ीद 3 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। ये सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है, फेडरल और केपीके का बोर्ड हम फॉलो कर रहे हैं। तो बच्चों, स्टेटमेंट्स आपको प्रॉब्लम की पढ़कर सुनाई जाएंगी। प्रॉब्लम्स जब हम सॉल्व करेंगे तो कैनवस के ऊपर भी लिखी हुई आएगी, डिस्क्रिप्शन में भी होगी। तो आपने प्रॉब्लम्स की जो स्टेटमेंट्स हैं इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद इसका सलूशन आसान हो जाएगा। तो हेडफोन लगा लें अगर हमारी आवाज़ कम आ रही है, और इर्द गिर्द के शोर शराबे से ज़रा दूर रहकर हमारी लेक्चर को सुनिएगा। कंप्लीट लेक्चर सुनिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आपको समझ आ सकती है। तो बिला तातल हम चलते हैं अपने फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आज का फर्स्ट वैसे प्रॉब्लम नंबर 4 है। प्रॉब्लम नंबर 13.4। An 8 mega electron volt proton enters perpendicularly into a uniform magnetic field of 2.5 Tesla. Find force on proton and what will be the radius of the path of the proton. प्रॉब्लम नंबर 13.4 में एक प्रोटॉन को फायर किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये सपोज करें कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और 90 डिग्री ये देख रहे हैं परपेंडिकुलर इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है 2.5 टेस्ला, और इसमें अगर परपेंडिकुलर प्रोटॉन अगर एंटर हो रहा है तो उसकी ये डायरेक्शन होगी। बच्चों गौर करें, यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन तो दिया हुआ है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसकी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी सॉल्व करेंगे, और फिर जो पूछा हुआ है कि इसके ऊपर फोर्स आपने फाइंड करनी है और इसका रेडियस फाइंड करना है। ज़ाहिर है रेडियस इसमें जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये दाखिल होगा तो ये सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा, उस सर्कुलर पाथ का हमें रेडियस भी चाहिए, ये आर हमने फाइंड करना है। और देन एक और जो मैग्नेटिक फोर्स है एफएम, ये भी हमने फाइंड करनी है। तो हम इसका डाटा लिख लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। बस ये है कि इसमें वेलोसिटी की जगह काइनेटिक एनर्जी गिवन है, लेकिन हमें प्रोटॉन का मास भी पता है, तो हम आसानी से वेलोसिटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो डेटा इसका नोट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दी हुई है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम 8 मेगा को कन्वर्ट करेंगे 8 इंटू 10⁶, क्योंकि मेगा 10⁶ के बराबर होता है, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करें 10⁶, और इसको मल्टीप्लाई करें आप चार्ज के साथ। इलेक्ट्रॉन का, ये प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये कुल मिला के आपके पास ये जाउल्स में आ जाएगा। तो एनर्जी आपको जाउल्स में चाहिए ताकि आप उसको कन्वर्ट कर सकें एसआई सिस्टम में, आपके पास वैल्यू आ जाए रेडियस की भी और मैग्नेटिक फोर्स की भी। तो बच्चों 12.8 इंटू 10⁻⁻13 जाउल्स इसकी काइनेटिक एनर्जी आती है, और काइनेटिक एनर्जी गिवन है, वेलोसिटी नहीं गिवन। हम वेलोसिटी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मास हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ये -27 है, तो -27 kg इसका है मास ऑफ प्रोटॉन है। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 2.5 टेस्ला, और हमने फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर क्या लग रही है और इसका रेडियस क्या है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस, जो कि यहाँ पे जिस सर्कुलर पाथ के ऊपर ये घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये रेडियस भी हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है के ई इज इक्वल टू 12.8 इंटू 10⁻⁻13 जाउल, -13 जाउल्स। तो किसके बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी? के ई इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से हमने वेलोसिटी निकालनी है, तो v² इज इक्वल टू के ई 2ke/m हो जाएगा। और हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे,
तो 2 ke/m, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 10⁻², इसकी वैल्यूज पुट करनी है काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास है 12.8 × 10⁻−13 जाउल, और मास हमें पता है 1.67 × 10⁻27 kg, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा v = 3.9, ये राउंड ऑफ करने के बाद आएगा 10⁻7 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी आपके पास सॉल्व हो गई। तो अब मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करनी आसान है। नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स पूछा हुआ है, तो Fm किसके इक्वल होता है? वो होता है EVB sin थीटा। तो ये परपेंडिकुलर चूंकि मूव कर रहा है प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, तो फोर्स मैक्सिमम होगी Fm = EVB, और ये सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा इस वजह से, क्योंकि ये एंगल 90 का बना रहा है विद मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻−19, और यहाँ पे वैल्यू होगी जो हमने सॉल्व की है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की वैल्यू आती है 3.9 × 10⁻7, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 3.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड 2.5 टेस्ला दिया हुआ है, तो 2.5 कर लें इसे, और देन इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो फोर्स की वैल्यू होगी, न्यूटन में होगी। 15.6 × 10⁻−12 न्यूटन। ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई, जो कि प्रोटॉन के ऊपर लग रही है जबकि वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है हर पॉइंट पर, और उसको सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करा रहा है। और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस हम अगर फाइंड करना चाहें तो यही फोर्स है बेसिकली जो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करा रही है। तो पहला तो आंसर यही हुआ, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का जो पूछा हुआ था तो उसका आंसर ये है कि 15.6 × 10⁻−12 न्यूटन की फोर्स लग रही है प्रोटॉन के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हुए। तो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, उसका रेडियस पूछा हुआ है, तो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कराने वाली फोर्स भी यही है, यानी आपके पास जो F सेंट्रीपिटल है FC = Fm। ठीक है जी, और या Fm ऐसे कर लें = FC। मैग्नेटिक फोर्स आपको गिवन है, इसी के अंदर पुट कर लेते हैं। FC किसके बराबर होती है? mv²/r के, और Fm आपको गिवन है 15.6 × 10⁻−12 न्यूटन्स। यहां से आप निकाल सकते हैं रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो रेडियस आप यहां से सॉल्व करते हैं जी। R = इस तरफ ले आए इसको R को, और 15.6 × 10⁻−12 को उस तरफ डिवाइड कर दें जाके, तो ये हो जाएगा mv² / 15.6 × 10⁻−12 न्यूटन्स। इनका जो आंसर होगा वो मीटर्स में आएगा, और ये रेडियस होगा उस सर्कुलर पाथ का जिसके ऊपर प्रोटॉन मूव कर रहा है। यहां सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मास है 1.67 × 10⁻−27 kg, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी का स्क्वायर है
तो 3.9 इंटू 10⁻7 हमारे पास वेलोसिटी आई थी, और इसका स्क्वायर लेंगे, डिवाइड करेंगे 15 कर दे 15.6 इंटू 10⁻⁻12। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.162825। राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास इस तरह से आएगा, ये आता है मीटर्स में, ये मीटर में आ गया। इसको 100 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 16.2, 8 को ड्रॉप करें तो ये 3 हो जाएगा, 16.3 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। तो रेडियस कितना है सर्कुलर पाथ का जिसके ऊपर प्रोटॉन मूव कर रहा है, उसका रेडियस है 16.3 सेंटीमीटर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर ये मूव कर रहा है, तो उसका रेडियस है 16.3 सेंटीमीटर। तो ये आंसर है दूसरा। मैग्नेटिक फोर्स भी आ गई और आपके पास रेडियस भी आ गया सर्कुलर पाथ का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 13.5, a wire carrying the current of 10 milliampere experiences a force of 2 Newton in a uniform magnetic field. What is the force when current rises to 30 milliamperes? प्रॉब्लम नंबर 13.5 है। इसमें जो पूछा गया है कि 10 मिली एम्पेयर अगर गुजर रहे हैं एक कंडक्टर में से, तो उसके ऊपर 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अगर ये 30 मिली एम्पेयर हो जाए तो फिर कितनी फोर्स होगी। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वो कि सीधा सीधा हम मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करें, जो कि बेल साइन थीटा होती है। मैग्नेटिक फोर्स बेल साइन थीटा हम सॉल्व करें, और उसमें जो अननोन वेरिएबल्स हैं जो कि क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं दिया हुआ, जिस तरह के एफ होता है, एफ इज इक्वल टू बेल साइन थीटा। यहाँ पे आपको सिर्फ करंट दिया हुआ है, तो हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड को एज इट इज लिखें, इनिशियल फोर्स फाइंड करें, फिर फाइनल फोर्स फाइंड करें, और दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा एक आसान तरीका है, हम इसको रेशियो प्रोपोर्शन से निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो बिल्कुल रेशियो और प्रोपोर्शन से निकल सकता है। तो आप देखें, अगर 10 मिली एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा हो तो 2 न्यूटन की फोर्स लगेगी, और यही 30 मिली एम्पेयर हो तो क्या फोर्स बढ़ेगी या कम होगी? डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो बच्चों इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो हम उसी तरीके को फॉलो करते हैं। अगर आपको ये समझना है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम दूसरे तरीके से ये दोबारा से सॉल्व करा देंगे। तो डेटा इसका लिख लेते हैं। डेटा, अच्छा ये बात ध्यान में रखिए कि ऐसा हम कब कर रहे हैं कि जब हमें सिर्फ ये क्वांटिटी दी है कि करंट दिया हुआ है और फोर्स दी हुई है, नॉन रेशियो है और एक का नॉन रेशियो है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम फाइंड कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं गिवन। तो मैग्नेटिक फील्ड गिवन होता तो हम डायरेक्ट इसमें बेल साइन थीटा की वैल्यू बेल साइन थीटा के अंदर डालते और निकल आती उसकी वैल्यू। तो डेटा हमारे पास से क्या है, सिर्फ क्या है कि करंट I1 है 10 मिली एम्पेयर, और फोर्स F1 जो लग रही है वो है 2 न्यूटन। ये एक रेशियो है, और दूसरी रेशियो है I2 करंट है 30 मिली एम्पेयर, और फोर्स F2 जो है वो फाइंड करनी है आपने। तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें करंट रेशो फोर्स। करंट कितना हो, 10 मिली एम्पेयर। इवन इसमें तो आपको मिली एम्पेयर को एम्पेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। 10 मिली एम्पेयर है तो 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है। यही अगर 30 मिली एम्पेयर हो जाएगा तो फोर्स कितनी होगी, x होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन बच्चों आपको पता ही है कि कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह लिखने के बाद आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आएगा 10x इक्वल टू 2 इंटू 30, जो कि आता है x इज इक्वल टू 60/10 इक्वल टू 6 न्यूटन। देखें बच्चों, ये बिल्कुल बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसके मुताबिक ही आ रहा है, एन वही आ रहा है। तो यही हमारा आंसर है। इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व कर सकते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 13.6, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन projected in a uniform magnetic field of 10 millitesla and moves in a circular path of 6 centimeter radius। प्रॉब्लम नंबर 13.6 भी सिमिलर प्रॉब्लम है जिस तरह के हमने पहले सॉल्व किए हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और उसी के रिगार्डिंग पैरामीटर आपने मालूम करने हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ गिवन है B इज इक्वल टू 10 मिली टेस्ला, यानी B की वैल्यू है 10 मिली टेस्ला और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब की बार इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रोजेक्ट किया हुआ है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 मिली टेस्ला एंड मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस। और पूछा हुआ क्या है कि इसका टाइम पीरियड क्या है। अब ये अलग से एक वेरिएबल जो पूछा हुआ है, इससे पहले हमने रेडियस सॉल्व किया था, इसकी वेलोसिटी वगैरह मैग्नेटिक फोर्स सॉल्व की थी। अब पूछा हुआ है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो यहाँ से मूव करके यहाँ तक आएगा तो कितना टाइम मिलेगा। टाइम पीरियड सीधा सीधा सॉल्व करना है। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी में हमारा एक छोटा सा टॉपिक था साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था किस तरह से टाइम पीरियड सॉल्व करते हैं चार्ज पार्टिकल का जबकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा हो। फ्रीक्वेंसी सॉल्व करना भी सिखाई थी और टाइम पीरियड सॉल्व करना भी सिखाया था, लेकिन यहाँ हम दोबारा से सॉल्व कर लेंगे। पहले हम डेटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका डेटा लिखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। तो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 10 मिली टेस्ला, यानी 10 इंटू 10⁻³ टेस्ला हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन गिवन है तो उसका चार्ज हमें पता है, E जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें पता है, मास इलेक्ट्रॉन का है 9.11 इंटू 10⁻³ kg, 9.11 इंटू 10⁻³ kg है। इसके अलावा हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, रेडियस इसका गिवन है लेकिन शायद रेडियस की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है। बहरहाल इसको लिख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर गिवन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 इंटू 10⁻² मीटर्स इसका रेडियस है। सारी वैल्यूज़ हम बाद में पुट करेंगे, पहले हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो टाइम पीरियड हमें चाहिए, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल जबकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही दाखिल होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल 90 डिग्री का है तो इसलिए सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। तो फोर्स जो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रही है FC, वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स FM है। और FC क्या होती है, mv²/r, जबकि FM आपके पास होती है QVB साइन थीटा। तो 90 डिग्री के साथ प्रोजेक्ट किया हुआ तो थीटा साइन थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप वेलोसिटी दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे रह जाएगा वेलोसिटी mv/r इज इक्वल टू QB। इसको एंगुलर वेलोसिटी में चेंज करें क्योंकि टाइम पीरियड हमें एंगुलर वेलोसिटी से मिलने वाला है। तो m इज इक्वल टू r⍵/r। यहाँ से रेडियस भी ख़त्म हो गया, इसलिए हम कह रहे थे कि रेडियस से इंडिपेंडेंट होगा, तो ऐसा ही हुआ। ये फार्मूला रेडियस से इंडिपेंडेंट होने जा रहा है। तो ओमेगा है तो हम ओमेगा को छोड़ देते हैं, QB/m कर लेते हैं। अगेन हमें चाहिए टाइम पीरियड। तो पूरे सर्कुलर पाथ कंप्लीट करना हो इलेक्ट्रॉन ने, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है तो इसका पूरा जो पाथ बनता है डिस्टेंस वो होता है 2 पाई रेडियन। इसका एंगल है कंप्लीट रेडियन के अंदर, और जो टाइम लगेगा वो होगा t, टाइम इज इक्वल टू t। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी,
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। हमें 2 पाई भी नहीं चाहिए, 1/t देखें, क्यू बी अपॉन 2 पाई m। हमें चाहिए क्या, सिर्फ टाइम पीरियड, जबकि ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो दोनों को इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं, इन्वर्स कर लें, 1 पे डिवाइड कर लें तो ये t सीधा हो जाएगा और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अब सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 3.58 इंटू 10⁻⁻⁹। तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें, 3.6 इंटू 10⁻⁻⁹ बन जाएगा, और इसको भी हटा दें तो आपके पास ये नैनो सेकेंड्स में आ जाएगा ही। तो आंसर क्या होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 3.6 नैनो सेकेंड्स हो जाएगा। ये सेकंड्स में और ये नैनो सेकंड आपके पास आ गया। तो गिवन डेटा के साथ इलेक्ट्रॉन जो है 3.6 नैनो सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करेगा। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। बाकी 4 क्वेश्चन रह गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।